हेलो। हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस ब्रांड न्यू चैनल अभियान में, जिसको 10,000 लोगों का प्यार मिल चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसके 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा किया है। तो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर 4 बहुत अच्छे टीचरों की टीम आपको स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कराने में हेल्प कर रही है। यहाँ पर सुबह 8 बजे सन्मति सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, 9 बजे आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 4:15 बजे मुकेश सर के साथ आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और शाम को 6 बजे नूर सर के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको विश कर दिया है, यहाँ पर भी मैं आपको वही विश करूँगा। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार सिर्फ एक गुजारिश, एक विश जो हम सबकी कॉमन होगी वो यही होगी कि ये जो क्रूशल टाइम चल रहा है ना, इस टाइम से हम जल्दी बाहर निकलें। ये जो बहुत बुरा टाइम पीरियड हमारा चल रहा है, जिसको हम कोरोना काल बोल रहे हैं, इससे हम बाहर निकलें। या तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या फिर जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, ये 2 काम हो जाएं, बस ये बहुत बड़ी बात रहेगी। तो इसी के साथ इस नवरात्रि के पर्व को हम शुरू करेंगे और बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आगे वाले समय पर हम इन चीज़ों से भी उभर पाएंगे। हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, स्टडीज़ भी अच्छी होंगी, और वापस से जो नॉर्मल है ना, हम नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको और आपके सभी परिवार वालों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और वही चीज़ें हैं, आपको कुछ चीज़ें बेसिक याद रखना है दोस्तों कि स्टिल वी आर इन दैट पर्टिकुलर फेज कॉल कोरोना। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। दिस इज़ आवर ड्यूटी, ये बस आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारी क्लास को। प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी, गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, हम सभी एजुकेटर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ मिलेगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाएं, t.me अनअकैडमी अभियान के नाम से आपको यहाँ चैनल देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर, जो कि एमपीपीएससी का अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म है, तो एमपीपीएससी पर मैंने अभी अपना ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया है, भूगोल का कोर्स स्टार्ट किया है एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए। आपको बता दूं दोस्तों कि इस कोर्स में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको जीएस पेपर 1 का पार्ट बी, उसमें सिर्फ यूनिट 3 को आप छोड़ दीजिए, और जीएस पेपर 3 की यूनिट 10 को हम कवर कर रहे हैं। सारी चीजें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहले टॉपिक को समझेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तरों की हम बात करेंगे। इस फॉर्मेट को हम वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से हम वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप जरूर लीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है SG Live, इस कोड को आप इस्तेमाल करें। और ये वो सारे कोर्सेस हैं जो मैंने वहाँ पर पढ़ाए हैं। पर्यावरण का कोर्स, GS पेपर 4, हिंदी, ऐसे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसके बाद मेरा इकोनॉमी का सेगमेंट आएगा, फिर हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे, केस स्टडी का एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे, और आने वाले समय में हम और भी चीज़ें लेकर के आएंगे। याद रखना दोस्तों, ये मेरे कोर्सेस हैं। उसके अलावा दूसरे एजुकेटर के बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ मिलेंगे। आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। 1 या 1.5 महीने के बाद मेंस की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरे कोर्सेस, दूसरे एजुकेटर के कोर्सेस, आपको टेस्ट सीरीज, वर्चस्व नाम की मैगजीन आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको सिर्फ मिलेगा दोस्तों 11,520 रुपए में। लेकिन याद रखना, ये 11,520 तभी होगा दोस्तों जब यहां पर आप SG Live लिखेंगे रेफरल कोड में,
फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करने के बाद ये जो 12,800 का प्राइस रेंज है ये कम होकर के 11,520 हो जाएगा, 11,520 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर माय कोड SG Live, ये मेरा रेफरल कोड है और 2 सालों के लिए दोस्तों सोचिए 11,500 रुपए में 2 सालों के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। 2 साल तक जितनी भी टेस्ट सीरीज यहां पर आएंगी, जितनी भी चीजें यहां पर आएंगी, सारी चीजों को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सारी चीजों को आप ले सकते हो। तो दोस्तों सिर्फ 11,500 रुपए होता है इसका प्राइस, इसको जरूर लीजिए। कोड अप्लाई करें SG Live ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक श्योर कि जब आप प्लेटफॉर्म पर आप आएँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत कर रही है उस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे कोर्सेज देने की। ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक टेस्ट सीरीज है जो कि मैं ऑलरेडी चला रहा हूं दोस्तों, और आज हमारा 13वां टेस्ट होगा। और ये टेस्ट राष्ट्रपति एक सामान्य परिचय, प्रेसिडेंट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। इसमें हम आर्टिकल 61 तक के क्वेश्चन को रखेंगे, 61 तक के प्रश्नों को हम यहाँ पर रखेंगे। और जो कल का टेस्ट है वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में होगा, वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में होगा। तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें। इसमें अब मैंने रोजगार निर्माण के प्रश्नों को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। शुरू के आधे घंटे में हम अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आखिरी का जो आधा घंटा रहेगा उसमें रोजगार निर्माण में जो जीके के प्रश्न आते हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएं, शुभम गुप्ता सर्च कीजिए, वहां मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों। और मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं उसमें आपको ये सारी टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा जस्ट अ मिनट, ओके। तो आपको याद होगा दोस्तों पिछली क्लास में हमने होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, होम रूल आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, 5 मिनट में क्विक रिवीजन फिर आगे बढ़ेंगे। पहला हमने देखा था कि ये जो होम रूल वर्ड है ये कहाँ से निकल करके आया है, तो ये आयरलैंड से निकल करके आया है। तो बेसिकली आयरलैंड में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेडमोंड। तो रेडमोंड नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने आयरलैंड होम रूल लीग को एस्टेब्लिश किया था, वहां से ये वर्ड इंडिया आया। इंडिया आने की कहानी कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक आयरिश महिला थी जिनका नाम हम सभी जानते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। तो एनी बेसेंट जब भारत आती है, थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा इनकी भारत में एंट्री होती है, और जैसे ही ये भारत आती हैं तो इनके द्वारा भारत में होम रूल मूवमेंट शुरू किया जाता है, होम रूल आंदोलन शुरू किया जाता है। होम रूल शब्द की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्वशासन, इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट इसका मतलब होता है। अब दोस्तों याद रखना है, भारत में होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए होम रूल लीग का गठन किया गया। भारत में होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए होम रूल लीग का गठन किया गया, और होम रूल लीग का गठन 2 लोगों के द्वारा किया गया। सबसे पहले दोस्तों अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में होम रूल लीग का गठन किया गया। और वहीं दोस्तों आपको याद रखना है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास अडयार वाले इलाके में ऑल इंडिया होम रूल लीग को एस्टेब्लिश किया गया, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। आपको यह भी याद होगा कि हमने दोनों के बीच में एक कंपैरिजन पढ़ा था,
एक तरफ हमने लिखा था बाल गंगाधर तिलक की होम रूल और दूसरी ओर हमने लिखा था एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में हमने बात की थी। तो अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? अप्रैल 1916 में। इसकी स्थापना कब हुई? रिवीजन करिएगा साथ में दोस्तों। इसकी स्थापना हुई सितंबर 1916 में। दूसरी बात, इसका स्थान क्या रहा? तो इन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, साथ ही साथ इन्होंने कर्नाटक में काम किया और बरार वाले कुछ इलाके में काम किया। जबकि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसने बाल गंगाधर तिलक के इलाकों को छोड़ करके ऑल इंडिया में काम किया, पूरे के पूरे भारत में काम किया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग रखा गया, जबकि इसका नाम सिर्फ होम रूल लीग रखा गया। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम इनके सचिव की बात करें तो सचिव इसके केलकर थे। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है कि इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। जॉर्ज अरुंडेल इसके क्या थे? सचिव थे, सेक्रेटरी थे। अगली बात, इन्होंने अपना प्रचार कैसे किया? तो इन्होंने अपने प्रचार के लिए 2 न्यूज़पेपर बनाए। एक का नाम था मराठा, जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता था, और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, जो कि मराठा लैंग्वेज में पब्लिश होता था। वहीं पर एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने अपना प्रचार कैसे किया? तो इन्होंने अपना प्रचार करने के लिए 2 न्यूज़पेपर चलाए। पहले न्यूज़पेपर का नाम था कॉमन बिल, जो कि एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था। दूसरा था आपका न्यू इंडिया, जो कि इनकी पूरी की पूरी टीम का न्यूज़पेपर था। याद रखें, एनी बेसेंट की होम रूल लीग में बहुत सारे अखिल भारतीय नेता भी जुड़े थे, बहुत सारे ऑल इंडिया लीडर जुड़े थे। इनकी पार्टी में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अय्यर, ये सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे। इसी का प्रभाव क्या हुआ? तो इसी का प्रभाव ये हुआ कि 1917 में 1917 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो वहां एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया, वहां एनी बेसेंट को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। और एनी बेसेंट कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट विमेन टू बी द चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये हमने बेसिक बातें यहां पर डिस्कस कर ली थी होम रूल लीग के बारे में। अब हमें आज क्या डिस्कस करना था? तो देखो, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। एक ही पॉइंट हमारा रह गया था कि ये जो होम रूल लीग आंदोलन है ये आखिरकार कमजोर कैसे पड़ा, वो क्या चीजें थी जिन्होंने होम रूल मूवमेंट को क्या किया? कमजोर किया। तो अब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे बस ये बताइए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी दोस्तों आपके दिमाग में? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी? आगे बढ़ा जाए। यहां तक की सारी बातें क्लियर थी? ऑल गुड? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर हम यहां पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। देखिए, होम रूल लीग, अब सवाल ये आता है कि सर एक इतना बड़ा आंदोलन जिसे भारत के बड़े बड़े लोगों का समर्थन मिला, जिसे सभी लोगों ने सपोर्ट किया, आखिरकार वो आंदोलन कमजोर कैसे पड़ा? आखिरकार वो मूवमेंट कमजोर कैसे हुआ? तो आइए इसी बारे में हम जानते हैं कि हमारा ये आंदोलन कमजोर कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण यह रहा कि मद्रास के छात्र जो थे, जो आपके मद्रास के छात्र थे, उनको जनसभा में जाना प्रतिबंधित कर दिया। जितने भी मद्रास के स्टूडेंट हुआ करते थे उनको बैन कर दिया कि वो किसी भी अब गैदरिंग में नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे सर इनको बैन कौन करेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर पूरा कंट्रोल था, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब मद्रास के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी गैदरिंग में नहीं जाएंगे। ये पहली चीज थी। और याद रखना दोस्तों, ये वो समय है जब आप युवाओं के बिना, स्टूडेंट के बिना किसी आंदोलन को बहुत बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट 2 काम करता है। एक तो वो आपको नंबर ऑफ पर्सन देता है और दूसरी बात वो प्रचार प्रसार करता है चीज़ों का।
वो क्या करता है, लोगों को अवेयर करता है। तो पहली रीजन तो ये हो गया। इससे एनी बेसेंट के होम रूल लीग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एनी बेसेंट का होम रूल लीग उसी इलाके में एक्टिव था। दूसरा जो रीजन हमें यहां समझ में आता है वो हुआ तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा। वही समय है तिलक के स्पीचेस के लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तिलक को कई बार गिरफ्तार भी किया गया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला, ट्रिजन का इनके ऊपर एक ट्रायल चला, और इसी समय 1917 में जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया, जो कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे, इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। अब जैसे ही दोस्तों इनको गिरफ्तार किया जाता है, जैसे ही इनको अरेस्ट किया जाता है, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, वो अनशन पर बैठ जाते हैं और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा गिरफ्तारी का विरोध किया जाता है। और यही वो समय रहेगा जब सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। अब देखो यहां से 3-4 प्रश्न निकल करके आएंगे। पहला प्रश्न यहां से स्टेटमेंट बनेगा कि मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जिन्ना पूछेगा आपसे और तिलक कि निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी का विरोध किया, निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट के अरेस्ट को अपोज किया। तो याद रखिएगा तिलक ने अपोज किया था, मदन मोहन मालवीय ने अपोज किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपोज किया था और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और वही दोस्तों सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, अपनी नाइटहुड का जो टाइटल था उसको वापस कर दिया था। तो ये बेसिक फैक्ट हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस पूरे के पूरे पॉइंट में क्या देखने मिल रहा है, यहां पर अगर इन तीनों पॉइंट को आप स्टडी करें तो तीनों में एक बात कॉमन है, जिसे कहा जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा आंदोलन का दमन। क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा आंदोलन का दमन। यहां पर यह पॉइंट यूज करना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उसे सप्रेस कर रही है, उसे दबाने की कोशिश कर रही है। मद्रास में छात्रों को बैन कर रही है, तिलक पर राजद्रोह के मुकदमे चला रही है, एनी बेसेंट, वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर रही है। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो अगला पॉइंट हमें यह देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही इनके विरोध के बारे में बातें उठी, पूरे के पूरे भारत में इसकी डिमांड उठी कि एनी बेसेंट को रिलीज किया जाए। तो क्या होता है, 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। और इसी समय क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं कि 1919 में अधिनियम आने वाला था जिसको हम कहते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, पता होगा आप लोगों को। तो 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया और वहां एनी बेसेंट की कुछ मांगों को मान लिया गया। तो एनी बेसेंट की जैसे ही कुछ मांगों को माना गया, एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। तो ये थी एनी बेसेंट के आंदोलन की कहानी। कैसे शुरू हुई, 1916 में मद्रास से ये कहानी शुरू होती है और 1917 में जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी मांगों को मान लिया तो इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन बंद कर दिया। याद रखिएगा, होम रूल खत्म नहीं हुई, ऑल इंडिया होम रूल तो अब भी थी, लेकिन एनी बेसेंट ने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया और वहां से अब वो एक्टिव नहीं रही। दूसरी बात दोस्तों, इसी समय क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं वेलेंटाइन शिरोल, कई किताबों में इनको वेलेंटाइन चिरोल भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो एक व्यक्ति होते हैं वेलेंटाइन शिरोल और इन्होंने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था इंडियन अनरेस्ट। और इस किताब में उन्होंने क्या किया दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह दिया। क्या कह दिया, फिर से याद रखिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेलेंटाइन शिरोल। वेलेंटाइन शिरोल ने एक किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट, और इस किताब में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल दिया बाल गंगाधर तिलक को। इस बात से बाल गंगाधर तिलक बड़े ऑफेंड हो गए, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए लंदन। वो कहां चले गए, वो चले गए लंदन। और लंदन क्यों गए, लंदन वो इसलिए गए
ताकि वो वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकें, ताकि वो वैलेंटाइन शिरोल पर डिफेमेशन का केस डाल सकें। तो इस कारण से भी आंदोलन यहां पर कमजोर पड़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने किसी के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो उस व्यक्ति का ऑफेंड होना लाजमी था। बाल गंगाधर तिलक तुरंत लंदन गए और लंदन में उन्होंने वैलेंटाइन शिरोल के अगेंस्ट में मानहानि का केस दायर किया, डिफेमेशन का केस उन्होंने दायर कर दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां पर दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक लंदन पहुंच गए तो जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल था वो भी कमजोर पड़ गया, और एनी बेसेंट ने अब एक्टिव पार्टिसिपेशन बंद कर दिया तो वो भी कमजोर पड़ गया। ऐसे दोस्तों दोनों आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आपको याद रखना है। और इसी समय भारत में कुछ सांप्रदायिक दंगे भी हुए, कुछ कम्युनल राइट भी हुए, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बेसिक बातें याद रखना है यार, ज्यादा कुछ है नहीं है। एनी बेसेंट जो थी तो उन्होंने 1919 के रिफॉर्म के कारण एक्टिव पार्टिसिपेशन बंद कर दिया। ठीक है, और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो लंदन पहुंच गए, और लंदन क्यों गए? ताकि वो वैलेंटाइन शिरोल पर डिफेमेशन का कोर्स लगा सके, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर सके। बताइए यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? समझ गए आप लोग कि ये आंदोलन कमजोर कैसे पड़ेगा, ये मूवमेंट कमजोर कैसे पड़ेगा? ऑल गुड, फिर आगे बढ़ा जाए, अगले पार्ट पर आएंगे दोस्तों हम। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को हम दोस्तों यहां पर शुरू करते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं, इस मूवमेंट के अचीवमेंट क्या रहे। हर आंदोलन की अपनी असफलताएं होती है, पर वो आंदोलन जरूर हमें कुछ ना कुछ देकर के जाता है, कुछ ना कुछ चीजें हमें हमेशा उससे देखने के लिए मिलती हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो होम रूल आंदोलन हुआ तो इसकी अचीवमेंट क्या क्या रही, इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली उपलब्धि इसकी ये रही कि गर्मपंथियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट की री एंट्री हो गई कांग्रेस में। पूरी कहानी आपको याद आ रही होगी। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया गया। ना सिर्फ बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में वापस से एंट्री मिली, बल्कि जो दूसरे आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, दूसरे आपके गर्मपंथी थे, उन्हें भी कांग्रेस में री एंट्री मिल गई। तो इस मूवमेंट का पहला बड़ा प्रभाव ये हुआ। और यहीं पर हमने एक ट्रेन की बात की थी जो कि नागपुर से लखनऊ तक आई थी, जिसे कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल कहा गया था। दूसरा जो इसकी उपलब्धि रही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। तो यह भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ तो उस समय दो लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों की वजह से क्या हुआ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हो गया, और इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और बाद में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था, हमने ये भी देखा था कि ये समझौता कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कांग्रेस क्या करती है इसमें, कांग्रेस मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लेती है, कांग्रेस मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध भी करते हैं। वहीं मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया जाता है, कांग्रेस की स्वराज की मांग को मान लिया जाता है, कांग्रेस की स्वराज की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हालांकि मुस्लिम लीग अपना एक अलग एजेंडा चलाती रही, तो मुस्लिम लीग अपनी सांप्रदायिकता के बोझ भी बीती रही, कम्युनलिज्म के जो सीड थे उनको भी ग्रो करती रही, और साथ ही साथ कांग्रेस का साथ भी उसको मिलता चला गया। तो ये इसका एक और अचीवमेंट कह सकते हैं आप। इसके बाद
तीसरा जो मैं डिस्कस किया था, निचले स्तर पर संगठित प्रणाली का विकास। ये समझिए, बहुत जरूरी है। देखिए क्या हुआ दोस्तों, होम रूल लीग, स्पेशली जो आपके बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था, तो इनका होम रूल लीग बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। लोगों को इन्होंने बड़े स्तर पर जोड़ा था। इनका इलाका महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला इलाका था। बहुत बढ़िया तरीके से लोग इनके साथ जुड़े हुए थे और निचले स्तर पर लोगों के संगठन तैयार हुए, और यही वो संगठन रहेंगे जो महात्मा गांधी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। महात्मा गांधी का जो मूवमेंट होगा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। चौथा रहेगा दोस्तों गांधीवादी आंदोलन की आधारशिला। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि होम रूल आंदोलन ने गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म दिया, और यह भी आपको याद रखना है 1920 में 1920 में होम रूल लीग के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष बने थे, ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के क्या कर दिया था, स्वराज सभा कर दिया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कब नाम बदला, तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, उसका नाम बदल के स्वराज सभा इन्होंने कर दिया। ठीक है, और पांचवें पॉइंट में याद रखेंगे मॉन्टेग्यू अब चेम्सफोर्ड के सुधार आए थे 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार। तो ये रही आपकी उपलब्धियां। एक बार देखिए इसको और बताइए क्या ये सारी बातें क्लियर हैं, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? ऑल गुड है यहां तक? तो हमारा ये टॉपिक भी दोस्तों खत्म होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए एक बार ये रहा। तो इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, होम रूल लीग के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था दोस्तों। और जब हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ रहे थे तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। हमने इसका परिचय पढ़ा, हमने इसके बाद होम रूल लीग के उदय के कारण पढ़े, हमने प्रमुख उद्देश्य पढ़ लिए, हमने तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के बारे में पढ़ लिया, तिलक की होम रूल लीग के तथ्य देखे, एनी बेसेंट की होम रूल लीग को स्टडी किया, आंदोलन कमजोर क्यों हुआ ये भी डिस्कस हुआ, आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं ये भी डिस्कस हुआ। तो सारे डायमेंशन हम कवर कर रहे हैं, एक भी डायमेंशन हम यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कैसा भी प्रश्न यहाँ से बन करके आएगा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आप लोग मुझे बताइए यार, क्या इससे आपकी मेंस की तैयारी नहीं होगी? आप खुद मुझे बताओ, आप लोग हमेशा एक प्रश्न करते हो कि सर आप मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ा दो, तो यार ये कैसी हिस्ट्री है? सारी चीजें तो आएंगी इसमें, क्या नहीं आ रहा है? एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। उद्देश्य पूछेगा, कारण पूछेगा कि सफल क्यों नहीं हुआ, सब चीजें पूछेगा और सारी चीजें तो हमने कवर कर ली। क्या छोड़ रहे हैं? बस आपकी एक ड्यूटी होती है कि आप घर जाएं, घर जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। उतना तो आपको करना पड़ेगा यार कि पिछले सालों के प्रश्न आप लोग देखें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर अब हम आते हैं और अगले मूवमेंट, अगले आंदोलन को हम शुरू करते हैं। तो ये था हमारा होम रूल आंदोलन। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक की, और अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन। अब हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की। ये टॉपिक हमें क्लियर करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की, डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इस टॉपिक की अब हमें बात करना है। तो देखिए इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हम एक परिचय लेंगे, हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद हम इसके उदय के कारण पढ़ेंगे
कि आखिरकार ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ा। उसके बाद हम क्रांतिकारियों की पद्धतियों को पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशनरीज ने कौन कौन सी मेथड को अपनाया, और आखिरी में हम महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे, जहां पर हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे होंगे, हम चापेकर बंधुओं और इन सब की बात कर रहे होंगे। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों हम बंगाल में जाएंगे, बंगाल के बाद पंजाब, पंजाब के बाद दिल्ली, फिर विदेशियों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि भारत में क्रांतिकारियों का दूसरा चरण कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक छोटी सी कहानी यहां मैं आपको बताता हूं, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो शब्द होता है क्रांति, एक वर्ड होता है क्रांति, इसका मतलब होता है किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना, रेडिकल चेंज इन अ सिस्टम। जब किसी भी व्यवस्था में आप बहुत बड़े परिवर्तन की बात करते हैं तो उसे क्रांति कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये एक देश है और यहां पर अभी मोनार्की है। यहां पर क्या है? अभी यहां पर मोनार्की है, यहां पर अभी राजशाही है, यहां पर अभी राजशाही है। अब लोगों ने यहां पर क्या किया? इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया, लोगों ने इसके खिलाफ में यहां पर मूवमेंट शुरू कर दिया। अब जब यहां पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर मोनार्की को खत्म किया जाए, यहां पर राजशाही को खत्म किया जाए और यहां पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए, लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। और मान लीजिए ऐसा हो गया। अब यहां पर मोनार्की को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई, यहां पर डेमोक्रेसी को अपना लिया गया। तो आप मुझे बताइए, किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का ये एक रेडिकल चेंज होगा, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो ये पॉइंट यहाँ आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये चीज़ें बदल जाती हैं और इनमें बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो जब किसी भी व्यवस्था में आप बहुत बड़े परिवर्तन की मांग करते हैं, एक बहुत बड़े चेंज की आप डिमांड करते हैं, तो उसे क्रांतिकारी या उसे क्रांति कहा जाता है। अब हमें यह डिस्कस करना होगा कि भारत में जब हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की, जब हम इंडिया में बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की, तो सर इसका मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ब्रिटिश उपनिवेशित साम्राज्य को केवल हिंसक साधनों का प्रयोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर कैन ओनली बी एंडेड बाय यूजिंग वायलेंट मीन्स। ये सबसे बड़ी बात होती है, हिंसक साधन। 2 मिनट इसकी कहानी सुनिए। देखिए दोस्तों, भारत में क्या होता है, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके 2 चरण होते हैं, ठीक है, 3 चरण हम मान के चलेंगे, ठीक है। पहला जो चरण होता है उसे हमने उदारवादी कहा, दूसरे चरण को हमने उग्रवादी कहा और तीसरे चरण को हम लोगों ने गांधीवादी कहा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है, उग्रवादी और उदारवादी ये अपनी अपनी पॉलिसी अपनाते हैं। उदारवादी जो है, जो मॉडरेटर है, वो कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं? तो वो संवैधानिक सुधारों की नीति की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं। वहीं जो आपके उग्रवादी हैं, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध की, वो बात करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस की। ये बात हम दोनों जानते हैं कि वो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं। लेकिन होता यह है कि ये दोनों ही फेल कर जाते हैं, ये दोनों ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इससे देश का जो युवा वर्ग है, देश के युवा वर्ग को बहुत हताशा होती है और कुछ युवा निकल करके आते हैं, कुछ यूथ निकल करके आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब निष्क्रिय प्रतिरोध और संवैधानिक सुधारों से काम नहीं बनेगा, अब पैसिव रेजिस्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से बात नहीं बनेगी। अब हम क्या करेंगे? तो हम हिंसा का सहारा लेंगे, हम वायलेंस का सहारा लेंगे। तो इनसे पूछा गया, भैया ऐसा कहीं हुआ है क्या जो तुम हिंसा का सहारा ले रहे हो? तो इन्होंने कहा, याद रखो जब फ्रांस में क्रांति हुई,
जब अमेरिका में क्रांति हुई, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो वो भी निष्क्रिय प्रतिरोध से नहीं मिला था, वो भी पैसिव रेसिस्टेंस से नहीं मिला था। वहां लोगों को हथियार उठाने पड़े थे, वहां लोगों को वायलेंस करना पड़ा था। और जब लोगों ने फ्रांस और अमेरिका में वायलेंस किया, तब जाकर के कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन हो पाया और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो पाया। तो यहाँ के युवाओं ने भी यही नीति अपनाई कि हम भी हिंसा का सहारा लेंगे दोस्तों, और इसे कहा गया भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये फर्स्ट फेज कब होता है तो याद रखेंगे 1885 से स्टार्ट होता है और लगभग 1915 तक ये पहला चरण चलता है। ये फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन है दोस्तों। और ये किसके कारण हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की उदारवादी नीतियां भी विफल हो चुकी हैं, कांग्रेस की मॉडरेट पॉलिसी भी अनसक्सेसफुल रही है, और उसके अलावा जो कांग्रेस की उग्रवादी नीतियां थी, कांग्रेस की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी थी, वो भी फेल कर गई हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट होता है, और इसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है, वायलेंस का सहारा लिया जाता है। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है, फिर एक आता है गांधीवादी चरण, एक आता है गांधीवादी फेज। तो गांधीवादी फेज में क्या होता है, गांधी जी आते हैं, बहुत बड़ा हाइप है गांधी जी का। गांधी जी भारत में असहयोग आंदोलन को शुरू करते हैं। 1920-21 के समय असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। आंदोलन बहुत अच्छा चलता है, मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ता है। पर इसी समय क्या होता है दोस्तों, एक चौरा चौरी की घटना हो जाती है, 92 के आसपास चौरा चौरी की घटना हो जाती है, जिसे चौरा चौरी कांड कहा जाता है। तो जैसे ही चौरा चौरी में हिंसा होती है, वायलेंस होता है, महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, महात्मा गांधी मूवमेंट को खत्म कर देते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी ने आंदोलन को खत्म किया, अगेन जो युवा थे उन्हें इस बात का बहुत निराशा हुई, इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, और यहाँ से शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड फेज, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का दूसरा चरण। तो याद रखना दोस्तों, भारत में ऐसी विचारधारा, अगर आपसे पूछें कि क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या है, तो आप बताना ऐसी विचारधारा जिसका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन को सिर्फ और सिर्फ हिंसा के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, वायलेंस के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। ऐसे आंदोलन को कहा गया क्रांतिकारी आंदोलन, ऐसे मूवमेंट को कहा गया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब सर हम इसे कैसे पढ़ेंगे? तो याद रखना दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण हुए हैं, जिसे कहा जाता है प्रथम चरण, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो रफली 1885 से लेकर के 1915 तक चलता है, और दूसरा हमको देखने के लिए मिलता है द्वितीय चरण, जो कि 1920 से स्टार्ट होकर के 1947 तक आपको चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो भारत के क्रांतिकारी थे, जो इंडिया के रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने सिर्फ भारत में आंदोलन नहीं चलाया, भारत में तो उन्होंने आंदोलन चलाया ही, और भारत में दो चरणों में आंदोलन चलाया। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में भी अपने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया, फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आपने गदर पार्टी का नाम सुना होगा, कुछ प्रकरण हुए, कामाटागारू प्रकरण के बारे में सुना होगा, तो इन चीजों के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। तो एट द एंड हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? एट द एंड हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट फेज डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका सेकंड फेज डिस्कस करेंगे, और आखिरी में हम क्या पढ़ेंगे? विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन। ठीक है, ये हमें 3 टॉपिक यहां पर कवर करना है जब हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। बताइए, क्या एक माइंडसेट आपके दिमाग में बना है कि कैसे ये स्टार्ट होगा, क्या होगा? यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कामा गाटा मारू, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे उसको।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब ये बात आपको याद रखना है कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी कि अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा। अब हम अनुनय विनय की राजनीति नहीं करेंगे, अब हम इनका विरोध करेंगे। अब हम रिक्वेस्ट और पिटीशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे बल्कि हम इनको रेजिस्टेंस करेंगे। ये बात यहां पर कही जाती है। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र जो भारत में रहते हैं, मेजर सेंटर जो इंडिया में रहते हैं, वो पंजाब वाला इलाका होता है, बंगाल वाला इलाका होता है और महाराष्ट्र वाला इलाका होता है। ये भारत में केंद्र रहेंगे और इन इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज्यादा होगा। बंगाल में, महाराष्ट्र में, यहाँ आपके पंजाब वाले इलाके में और थोड़ा सा इलाका दिल्ली का इसमें शामिल है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक पार्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, कल हम बंगाल और पंजाब को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 चरणों में हम पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अब्रॉड, सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार क्रांतिकारी आंदोलन क्यों आया। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर होगा टॉपिक, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला दिक्कत वही थी, उदारवादियों की संवैधानिक कार्य पद्धति और उग्रवादियों की निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति की प्रभावहीनता। ये प्रभावहीनता होगा यहाँ पर, इसको ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ लिबरल्स एंड द पैसिव रेजिस्टेंस पॉलिसी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। तो ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। दूसरा, युवा वर्ग की राष्ट्रीयता की भावना, नया यूथ यहां पर आ रहा था। ठीक है, फ्रांसीसी, अमेरिकी, आयरलैंड आदि की क्रांतियों का प्रभाव, ये भी मैंने आपको बता दिया। सरकार की दमन और प्रतिक्रियावादी नीतियां, गवर्नमेंट की रिप्रेशन और रिएक्शनरी पॉलिसी, और कुछ समाचार पत्र जिसमें युगांतर का नाम आता है, संध्या का नाम आता है और संध्या काल आदि का नाम इसमें निकल करके आता है। ये सारे टॉपिक यहां पर निकल करके आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाकी चीजों को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल से हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे, इसी तरह से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। बस एक बात मैं आपको बता दूं, 10:30 बजे हमारा ये टेस्ट है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों, अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, प्लीज़ मेरा कोड इस्तेमाल करें, SG Live, ये मेरा कोड है, इसको आप जरूर अप्लाई करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हाल ही में मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस MPPSC मेंस के लिए स्टार्ट की हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 11,500 रुपये में है, 11,500 रुपीज़ में 2 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।